तो फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जिस प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 के कोर 3 का एक प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न को पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए उस प्रश्न को जानते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सेमेस्टर 2 के कोर 3 के लिए। वो प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन प्रबंध की विवेचना करें। यहाँ प्रश्न में साफ साफ पूछा गया है कि हर्षवर्धन जो थे उनके शासन प्रबंधन का विवेचना करना, उनके शासन प्रबंधन के बारे में हमें जानकारी देना है। तो इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए आप सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप एक पॉइंट डाल दीजिए परिचय का। सबसे पहले परिचय का 2, 4, 10 जो भी जानते हैं परिचय पॉइंट डाल के लिख दीजिए उसको, ठीक है। तो परिचय में आप लिख सकते हैं, समस्त उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के अतिरिक्त हर्ष का एक अन्य प्रमुख कार्य था प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना। हर्षवर्धन ने गुप्तों द्वारा स्थापित मूल प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा, परंतु आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन एवं परिवर्तन भी किए। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, समस्त उत्तरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के अतिरिक्त हर्षवर्धन जो थे उनका अन्य प्रमुख कार्य था प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना। हर्षवर्धन जो थे वो गुप्तों की स्थापना के मूल्य प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखे थे, उसमें कोई हटाया नहीं गया था, उसमें बस थोड़ा सा वो परिवर्तन किए थे, अपने आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करते चले गए थे, ठीक है। अब इनका जो पहला पॉइंट हो जाएगा प्रबंधन का वर्णन करने के लिए, शासन प्रबंधन का वर्णन करने के लिए, तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा हर्षवर्धन के राजनीतिक आदर्श, ठीक है। आप समझ ही रहे, अगर किसी का शासन प्रबंधन को दे देता है तो आप उसके शासन प्रबंधन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वगैरह डाल सकते हैं पॉइंट में, ठीक है। तो ये है हर्षवर्धन के राजनीतिक आदर्श। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल हर्षवर्धन राज्य और शासन का प्रधान था। राज्य की समस्त शक्तियाँ उसी के हाथों में केंद्रित थी। सैद्धांतिक रूप से वह सर्वशक्तिशाली एवं निरंकुश शासक था, जिस पर कोई भी संवैधानिक प्रतिबंध नहीं था। कादम्बरी और हर्षचरित तथा स्वयं हर्ष द्वारा लिखित नाटकों में राजा के आदर्शों का उल्लेख है। इसके अनुसार राजा उदार था, प्रजा के कल्याण की भावना सर्वोपरि थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि हर्ष का समस्त दिन 3 भागों में विभक्त था। दिन का एक भाग प्रशासनिक कार्यों के लिए सुरक्षित था तथा 2 हिस्से धार्मिक एवं जनहित के कार्यों के लिए, और हर्ष कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि वह अपनी भूख और निंदा भी भूल जाता था। जैसे कि इसके राजनीतिक आदर्श में आपको बताया गया है कि राजतात्मक, ठीक है, राजतंत्रात्मक जो था व्यवस्था वह अनुकूल हर्षवर्धन राज्य और प्रशासन का प्रधान था, जिसमें समस्त शक्तियाँ किसके पास थी? राजा के पास ही केंद्रित होती थी। सैद्धांतिक रूप से वह सर्वशक्तिशाली और निरंकुश शासक भी होता था, जिस पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। ये सब हमें किससे पता चल सकता है? कादम्बरी और हर्षचरित को पढ़कर भी इसमें साफ साफ पता चलता है कि वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था हर्षवर्धन का शासनकाल में क्या थी, ठीक है। राजा के बारे में हमें पता चल सकता है। जो चीनी यात्री जो हेनसांग थे हर्षवर्धन की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि हर्ष का समस्त दिन कितने भागों में बीतता था? 3 भागों में, ठीक है। 3 भागों में वो विभक्त करके रखा था। एक जो भाग था प्रशासनिक कार्यों के लिए सुरक्षित था, 2 जो भाग था वो जनता के हितों के लिए और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए था। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं वो हो जाएगा आपका साम्राज्य का संगठन। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। उसके साम्राज्य में गृह राज्य, भोग राज्य, अधीन राज्य और सम्मिलित थे, ठीक है। गृह राज्य पर हर्ष का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण था, परंतु अन्य राज्यों पर उसका सिर्फ अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। हर्ष में देवी गुणों का समावेश था तथा उसके अधीन अनेक शासन थे और वह प्रधान था। ये सभी राजा हर्ष को कर प्रदान करते थे, हर्ष उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था।
एवं उन्हें प्रशासनिक छूट देता था। इस प्रकार व्यवहारिक रूप से हर्ष और अधीनस्थ शासकों में शक्ति का विभाजन था। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है साम्राज्य का संगठन उसका कैसा था। साम्राज्य के संगठन को बढ़ाने के लिए जो हर्षवर्धन थे वो क्या किए थे, साम्राज्य में गृह राज्य, भोग राज्य, अधीन राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था। और राजा जो थे वो अनेक राजाओं का उसमें समावेश था। ठीक है, इसमें वो जो अनेक राजा थे, जो छोटे छोटे राजा थे, वो इन्हें कर देते थे और कर के बदले जो हर्षवर्धन थे वो उन्हें सुरक्षा देते थे, सुरक्षा देते थे। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा आपका, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा सैनिक संगठन। अब उनके शासनकाल का सैनिक संगठन क्या था उसके बारे में जानते हैं। हेनसांग हर्ष का सेना को चतुरंगिनी कहता था, अर्थात इसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियाँ थी। हर्ष की सेना दक्ष थी। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है हेनसांग जो थे वो चतुरंगिनी कहता था इसकी सेनाओं को, क्यों, क्योंकि इसमें सारे सेना मिक्स होते थे। पैदल चलने वाले, घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियाँ मिक्स होती थी। हर्ष की जो सेना थी दक्ष थी, यानी कि प्रभावशाली थी, कुशल थी वो युद्ध के लिए। ठीक है, इसमें वीर, दक्ष और तेज सैनिकों को रखा जाता था। इस सेना के रख रखाव में हर्ष पूरी दिलचस्पी लेता था। उसकी जो सेना था उसके लिए जो हर्ष थे वो दिलचस्पी लेते थे, उसे मतलब कि अपने अनुसार तैयार करते थे वे खुद, ताकि युद्ध में कोई भी कमजोरियां ना आए। ठीक है, वह स्वयं इसका निरीक्षण करता था। जो हर्ष जो थे वो स्वयं निरीक्षण इसका करते थे कि सेना ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो रही है या नहीं, तैयार है या नहीं। इसे नए नए अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करते थे। अपनी अस्थायी सेना के अतिरिक्त हर्ष को अधीनस्थ शासकों एवं सामंती सेना से भी मदद मिलती थी। जो हर्ष थे उन्हें अपनी सेना से तो मदद मिलती ही थी, मजबूती मिलती ही थी, उसे वे अपने आप ही निरीक्षण करते थे, खुद निरीक्षण करते थे। उसके लिए कोई अधिकारी को नहीं रखा करते, वे खुद उसे निरीक्षण करते थे। और उसके साथ साथ उन्हें आसपास के राजाओं के द्वारा भी सेना मजबूती मिलती रहती थी। ठीक है, चीनी यात्री के अनुसार हर्ष के पास राष्ट्रीय सेना भी थी। हर्ष के राजा बनते ही 5,000 हाथियों, 2,000 घुड़सवारों और 50,000 पैदल सैनिकों की सेना तैयार की गई। परंतु बाद में इनकी संख्या बढ़कर गज सेना की संख्या 60,000 तथा घुड़सवारों की संख्या 1,00,000 कर दी गई। सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी महाबलाधिकृत होता था। जो सेना का जो प्रधान अधिकारी जो होता था उसका पद क्या होता था, महाबल अधिकृत। ठीक है, कटु गज सेना का प्रधान होता था। जो कटुक जो था वो गज सेना का प्रधान होता था। इस पद पर स्कंदगुप्त था। जो कटुक पद पे तो जो था गज सेना का जो प्रधान होता था उस पे कौन था, स्कंदगुप्त थे। ठीक है, अब सेना के लिए शिविर बनाए जाते थे। सेना जो थे उनके लिए शिविर भी बनाए जाते थे, उनके देख रेख के लिए। अगर कोई बीमार पड़ गया, अगर कुछ हो गया है तो उसके लिए सेना के लिए शिविर भी बनाई जाती थी। अब जो चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका कानून व्यवस्था। वहाँ की कानून व्यवस्था क्या थी उसके बारे में जानते हैं। हर्ष के साम्राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति अत्यंत अच्छी थी। चीनी यात्री के विवरण के द्वारा पता चलता है कि राज्य में अपराध कम होते थे तथा अपराधियों की संख्या छोटी थी। अपराधों को रोकथाम के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। अपराधियों को कड़ी सजाएं दी जाती थी। आजीवन कारावास से लेकर अंग भंग तक की सजाएं दी जाती थी। जैसे कि यहाँ पता चल रहा है कानून व्यवस्था वहाँ की जो थी जटिल थी। वहाँ अपराध नहीं होते थे, अपराध छोटी मात्रा में पाई जाती थी। और जो अपराध होते भी थे तो वैसे अपराधियों को पकड़कर उन्हें कठोर सजा भी दी जाती थी। ठीक है, कारावास की भी व्यवस्था थी, आजीवन कारावास भी दे दिया जाता था, अंग भंग तक की भी सजाएं वहाँ दी जाती थी। ठीक है, अब पांचवा जो आपका हो जाएगा राजस्व व्यवस्था। देखिए, किसी भी शासन व्यवस्था को आप अगर वर्णन कर रहे हैं तो उसमें राजस्व व्यवस्था तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। ठीक है, कि उसका कर का व्यवस्था क्या था, कहाँ से इनकम स्रोत था राजा का, कितना कर लगाया जाता था, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये लिखना भी ज़रूरी होता है, आप समझ लीजिए। अब जो राजस्व व्यवस्था क्या थी उसके बारे में जानते हैं। राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। सबसे अधिक आमदनी जमीन से होती थी। किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे। राज्य की तरफ से कृषि व्यवस्था की देखभाल की जाती थी। कृषकों के उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में किसानों से वसूला जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के लिए 100 गांवों से होने वाली आय राज्य की ओर से दी जाती थी। जैसे कि राजस्व व्यवस्था जो था
वहाँ पे राज्य को विभिन्न स्रोतों में आय प्राप्त होती थी। ठीक है, अलग अलग स्रोत बना दिए गए थे जिससे राज्य को आय प्राप्त होती। किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे। राज्य की तरफ से कृषि व्यवस्था की देखभाल की जाती थी। ठीक है, जब कर ले रहे हैं तो उसे देखभाल भी अच्छा तरीके से वो करते थे। कृषकों के उपज का जो होता था, कृषक जो उपज करते थे उसका 1/6 भाग राजस्व के रूप में वे राज्य को दिया करते थे। जो अब एक जो पॉइंट, जो ये जानकारी लायक पॉइंट है, ये है नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के लिए जो था 100 गाँव से होने वाली जो आमदनी होती थी वो दे दी गई थी विश्वविद्यालय को खर्च करने के लिए। ठीक है, उसको बनाने के लिए विश्वविद्यालय में। अब जो आपका एक और जो पॉइंट है वो आपका हो जाएगा छठा पॉइंट, प्रांतीय एवं स्थानीय शासन। ठीक है, हर्ष के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से प्रांतों में बांटा गया था जो भुक्ति या देश कहलाते थे। इसका शासक सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। जो हर्ष के जो सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्र थे उसमें प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से प्रांतों को बांटा गया था जिन्हें भुक्ति या देश कहते थे। ठीक है, इनका शासन सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था जो इसको देखभाल करता था। वह विभिन्न नामों से जाना जाता था, आयुक्त, गोप्ता, भोगपति या राष्ट्रीय। ग्राम प्रशासन का प्रधान महत्तर होता था। ग्राम प्रशासन जो होता था उसका प्रधान का क्या होता था, महत्तर होता था, उसे महत्तर कहा जाता था। अब जो वह अग्रहारिक, जलवाटक, पुस्तपाल, कार्निक या लेखक इत्यादि की सहायता से ग्राम प्रशासन चलाता था। महत्तर संभवतः गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था। वह अवैतनिक कर्मचारी था। मतलब जो महत्तर जो होता था वो गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था जिसका वेतन नहीं होता था, अवैतनिक कर्मचारी के रूप में वह काम करता था। तो इस प्रकार हमने सेमेस्टर 2 के जो कोर 3 का एक प्रश्न है उसे हमने जाना कि किस प्रकार इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। इसके बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था के बारे में हमने सुचारू रूप से जाना। अगर ये प्रश्न आपके सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसे आसानी से ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इसमें, क्योंकि मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया है। और लास्ट में जो होता है, लास्ट में आप निष्कर्ष जरूर लिखें। ठीक है, इतना जो पॉइंट आप लिखने के बाद उस किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आप लिखते हैं तो आप निष्कर्ष जरूर लिखें। निष्कर्ष एक प्रभावशाली पॉइंट है, वो बहुत ही आकर्षक पॉइंट होता है एग्जामिनर के लिए। आप निष्कर्ष लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलता है। ठीक है, निष्कर्ष होता है लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।